नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद कोई भी वीडियो यज्ञ विद्या पे आ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि मैं आप लोगों के लिए बुक्स राइटिंग में लगा हुआ था और बुक्स के फॉर्म में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच 2026 में जो एग्जाम होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इस बार निकाला है, लगभग 33,000 है। अगर कहा जाए तो 32,669 पद है। और आज है 23 तारीख। आप लोगों का क्लास शुरू होने में कुछ लेट हो गया है। इसके पीछे भी एक वजह है। कुल मिला के मैं 14 क्लास बच्चों में अभी देख रहा हूँ जो बड़े-बड़े टीचर हैं, चाहे यूपी में हैं, चाहे दिल्ली में जो क्लासेज ले रहे हैं, मैं 14 जगह एनरोल कराया हूँ मेरी टीम ने और सारी क्लास को देख रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों के सामने वो क्लास लाया जाए जो कि कहीं नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस का, इसके रूपरेखा का कि कब तक फॉर्म भरने का डेट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले तो बता दूं कि 31 दिसंबर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है। इसमें कौन-कौन सा पद है उसके बारे में बता दूं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पद है सिविल पुलिस का। सिविल पुलिस में 10,469 पोस्ट है जिस जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए है। जो पीएससी है, पीएससी में 15,131 पोस्ट है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए। ध्यान दो बच्चों, ये सिर्फ पुरुषों के लिए, सिर्फ लड़के ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी सिर्फ लड़कों के लिए है। 1341 पोस्ट है इसमें। महिला बटालियन, नाम से ही पता चल रहा है महिला बटालियन, सिर्फ महिला के लिए, गर्ल्स इसमें भाग लेंगी एग्जाम देने के लिए। 2282 पोस्ट है। आरक्षी घुड़सवार में सिर्फ पुरुष लेंगे, इसमें 71 पोस्ट है। उसी तरह से जेल वार्डर जो है ये महिला पुरुष दोनों के लिए है, जहां पुरुषों में इसकी संख्या 3,269 है, महिला में 106 है। शुरू में भी बताया हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है और लास्ट होगा ये 30 जनवरी 2026 को। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि होती है तो आप लोग के पास 2 एडिशनल डे है। जी हाँ, 2 फरवरी तक आप फॉर्म में कुछ संशोधन कर सकते हैं। जहाँ तक फीस की बात है तो ये ₹500 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। जहाँ तक एससी और एसटी के बच्चों की बात है तो उनको ₹400 लगेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसको भी संक्षेप में बता दूं। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए। इसमें कोई डिवीजन नहीं दिया गया है कि आप फर्स्ट डिवीजन से करते हैं 75% मार्क्स आता है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कहीं कुछ लिखा गया नहीं। इसका मतलब है जो बच्चा 12वीं पास है, जिसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो 12वीं पास जो बच्चा है वो इस एग्जाम को दे सकता है। अब कुछ-कुछ ये तो कंपल्सरी हो गया 12th पास। साथ में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये बता दूं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस जो बच्चा इसे धारता है उसको वरीयता दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक डोएक ओ सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी बी प्रमाण पत्र। इसका फायदा ये है कि अगर किसी 2 बच्चे का बिल्कुल समान मार्क्स है, एक जैसा मार्क्स है, तो उस बच्चे को वरीयता दिया जाएगा जिस बच्चे के पास ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हो। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष। इसका मतलब हो गया कि जन्म तिथि 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। 18 से 22 वर्ष के पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ये सीमा है 18 से 25 वर्ष। इसका मतलब है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है। तो ध्यान देने की बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ उसी बच्चे को छूट दिया जाएगा जो कि यूपी का है, अर्थात जो यूपी डोमिसाइल जो रखता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को मैं बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसमें होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद डीवी एंड पीएचडी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद शारीरिक क्षमता होता है, फिर चिकित्सा परीक्षण होता है।
कुल 300 नंबर का बच्चे पेपर होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब हो गया एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स का रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। तो 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, बहुत ही आसान मेथड है। 150 क्वेश्चन और 300 नंबर, 4 सेक्शन रहेंगे। एक होता है समान ज्ञान, दूसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तीसरा है समान हिंदी और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये 4 पोर्शन होंगे। एक ही पेपर होगा, पेपर एक ही होगा जिसमें ये चारों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको जैसा पता होगा कि पिछले बार भी लाखों बच्चे फॉर्म भरे थे, इस बार भी कम से कम 50 से 60 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो आपको ही पता है कि एक बार में एग्जाम को कंडक्ट करना संभव ही नहीं है। पिछले बार 7 दिन में 14 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इस बार हो सकता है अगर बच्चे ज्यादा हों तो ये 16 या 18 शिफ्ट भी हो सकता है। इसलिए प्रश्नों में जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है कि एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर बोर्ड द्वारा इस पद्धति को अपनाया जाता है, जिससे कि सभी बच्चों को एक जैसा अ, एक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बस मैंने बताया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। शारीरिक क्षमता की बात कर ले, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऊंचाई, जिस पड़े में पुरुषों की बात कर रहा हूँ, ऊंचाई जो है जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है। और एसटी के लिए 160। ध्यान देने की बात, ध्यान दो बच्चों, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है और एसटी, एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 160 सेंटीमीटर है। अगर सीना की बात किया जाए तो इसमें भी जनरल ओबीसी और एससी के लिए 69 से लेके 84 सेंटीमीटर तक है और एसटी की बात किया जाए तो 77 से लेके 82 सेंटीमीटर है। दोनों केस में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव कहा जाता है कि सीना जब नॉर्मल होता है, जैसे मान लो अभी मेरा सीना है, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो पुरुषों का आपने समझ लिया। महिलाओं का अगर बात किया जाए तो ऊंचाई जो है जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है, जबकि एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर है। वजन की बात किया है तो महिलाओं में कंफर्म इस बात को नोट कर लो बच्चियां कि आपका वजन किसी भी हाल में 40 किलोग्राम से कम ना हो। इसलिए जिसका वजन कम हो अभी से खाना पीना शुरू कर दो कि 40 किलो से आपका वजन ज्यादा हो जाए। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करता हूँ। मेल कैंडिडेट, इसमें कोई अंक नहीं होगा, लेकिन रिटेन के बाद ये कंपलसरी होता है, इसको पास करेंगे तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित होंगे। जो मेल कैंडिडेट है इनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में तय करनी होगी। ध्यान दो, 4.8 किलोमीटर की दौड़ तय करनी होगी 25 मिनट में, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ तय करनी होगी 14 मिनट में। ये दौड़ पूरा करना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप ये दौड़ पूरा नहीं करते हैं तो आपका रिटेन में अगर 300 में 300 नंबर भी आता है तो आप पात्र नहीं होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना होगा। अब आरक्षण की बात कर लिया जाए तो इसमें दो तरह का आरक्षण है। एक वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसमें ओबीसी के लिए, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, 27% आरक्षण का प्रावधान है। आयु में भी 5 साल की छूट दी गई है। जो अनुसूचित जाति है इसमें 21% इनको रिजर्वेशन दिया गया है। आयु में भी 5 साल की छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। आयु में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% का प्रावधान है आरक्षण में। आयु में भी 5 साल की छूट दी गई है। ध्यान देने की बात है बच्चों, सिर्फ ईडब्ल्यूएस, जिसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है, उसमें कोई भी आयु में छूट नहीं दिया गया है। जबकि इनमें पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी में आरक्षण के साथ साथ 5 साल का छूट भी दिया गया है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 20% है, जो कि सभी श्रेणियों में लागू होगा। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, होमगार्ड के लिए 5% और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों के लिए 2% का प्रावधान किया गया है आरक्षण में। ये हम लोग ने बात कर लिया है आरक्षण का। अब प्रमाण पत्रों की वैधता के बारे में बात कर ले। देखो,
जितने भी आरक्षण है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट हाजिर करना बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए इसको ध्यान दे दो। अगर इसमें कोई गलती हो गया तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर ओबीसी प्रमाण पत्र का बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2025 से 30 जनवरी 2026 के मध्य निर्गत होना चाहिए। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जनवरी 2026 के बीच का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास 2024 का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो इसका लाभ नहीं ले सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये मान्य होगा। डोमिसाइल की बात किया जाए तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल अनिवार्य है। एक इम्पोर्टेंट बात जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो दिया गया है डिजी लॉकर के बारे में, कि जितना भी प्रमाण पत्र है, उसको डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड किया जाए। तो डिजी लॉकर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार डिजी लॉकर का नाम सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि डिजी लॉकर का नाम पहली बार सुन रहे हैं। डिजी लॉकर सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको रखा जाता है। सरकार ने डिजी लॉकर को बढ़ावा देने के लिए इस एग्जाम में डिजी लॉकर को कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी आपके दस्तावेज है वो डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड किया जाए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये यहाँ स्क्रीन पे दिया गया है, एक बार आप वीडियो में जरूर देख लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम का सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शन है। एक है आपको समान हिंदी, जिसको कि समान ज्ञान, जनरल नॉलेज, समान हिंदी, जनरल हिंदी। थर्ड संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। फोर्थ वन इज मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब ये चारों सेक्शन से आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दो बच्चों, कहीं पे ये लिखा गया नहीं है कि 4 सेक्शन में किससे कम पूछा जाएगा, किससे ज्यादा पूछा गया है। लेकिन पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसमें आप देखोगे तो 37-38 क्वेश्चन पूछा गया है हर सेक्शन से। कुल 300 अंक होगा, इसका मतलब है कि हर प्रश्न पे 2 अंक दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन, 300 अंक, 2 नंबर हो गया हर क्वेश्चन का। 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में कहीं लिखा गया नहीं है कि सबसे समान रूप से पूछा गया है, लेकिन ये मान के हम लोग चलते हैं कि चारों सेक्शन का वेटेज समान रूप होगा, क्योंकि पिछले बार इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज, समान ज्ञान का सिलेबस क्या है। तो बच्चों देखो, समान ज्ञान का सिलेबस अथाह है, लेकिन आपको इसमें ये जानना होगा कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगर वो बात करें समान ज्ञान में, अगर ये देखोगे भारत का इतिहास, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, भारत का इतिहास, इतिहास सब्जेक्ट जो है आईएएस में एक पेपर होता है, आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कोई इतिहास को रखता है। और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जनरल नॉलेज में, एक भारत का इतिहास। आप देखोगे कुल मिला के 27 टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक है भारत का इतिहास। आपको ये जानना जरूरी है कि भारत का इतिहास में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज जो मैं देख रहा हूँ उसमें भारतीय इतिहास को पूरे विस्तार से बताया गया, जबकि उसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस वही बताया जाएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि हर सेक्शन से मुश्किल से 1 या 2 सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग सारा टॉपिक करेंगे, बस उतना करेंगे जितना जरूरी हो, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कोई पता होगा कि इतिहास का स्टैंडर्ड आईएएस में अलग होता है, पीसीएस के एग्जाम में अलग होता है, एसएससी में अलग होता है और आपके एग्जाम में अलग होता है। तो आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है इतिहास का क्वेश्चन, हम लोग उस पर बातें करेंगे। समान ज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक है उसको एक बार हम लोग देख ले। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले है समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं पर्यावरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व समान प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर जिसे कि आप लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये 27 टॉपिक है। क्या हम लोग 27 टॉपिक पे बराबर बराबर ध्यान देंगे? नहीं।
हम लोग उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मैं अभी कुछ-कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बाकी तो कल से जब हमारा डिटेल में क्लास होगा तो आप लोग और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसा है बच्चे जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर ये देखा जाए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय जिसे कि करंट अफेयर्स कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इस पे हम लोग बहुत ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स कहा जाता है, जो भी घटनाएँ उस पे हम लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, तो हम लोग पुरस्कार और सम्मान को ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण दिवस, बच्चों महत्वपूर्ण दिवस और पुरस्कार इन 2 टॉपिक से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इससे 1 या 2 नहीं, मैं कहूँगा कि दोनों से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से मिल जाता है, पुस्तक और उसके लेखक। इन 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। भारतीय इतिहास से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है। सिलेबस बहुत लंबा है, अगर आप देखोगे एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, बहुत लंबा सिलेबस है, तो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ पे क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज का सिलेबस है। अगला है समान हिंदी। समान हिंदी को अगर देखेंगे तो समान हिंदी का सिलेबस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग क्लास के बाद इस सिलेबस को चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। समान हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसमें हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान में आपको तद्भव तत्सम पूछा जाता है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक शब्द है। पर्यायवाची, विलोम और तत्सम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। उसके अलावा वाक्यांश, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विनार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब आती है। हाँ, हिंदी का जितना भी व्याकरण है मैक्सिमम चीज़ आपको दिया गया है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड बहुत अंतर होता है। हिंदी का सिलेबस में जो आपसे पूछा जाएगा, वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, बहुत सारे एरियाज़ को टारगेट किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आसान रहता है। तो हम लोग सारी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाते हुए मैं आपको पढ़ाऊँगा कि प्रीवियस ईयर में देखो बच्चों किस-किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा जितना सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोग इसे एक बार फिर से देख लें मेरे क्लास के बाद, उसको एक बार आप लोग फिर से देख लें। तीसरा जो पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ये 2 भागों में विभक्त है बच्चों, एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक है मेंटल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम लोग मैथ भी कह देते हैं, मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या-क्या है सिलेबस ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम है, सिम्प्लिफिकेशन है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, एचसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, जिसको कि क्षेत्र मिति कहते हैं। मेंसुरेशन क्या होता है? शायद आप लोग सॉल्व तो किए क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं होगा। मेंसुरेशन में जैसे आयत, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन है, मिसलेनियस है। ये आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। अगर आप मेंटल एबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें लॉजिकल डायग्राम्स है, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, डाय डाय डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, थॉटफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट है, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स है। मैं सिलेबस को बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, एक-एक शब्द पढ़ के अगर बताऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग हर चीज़ पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं अगली क्लासों से। जो चौथा जो पेपर है उसका नाम है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसमें पहला भाग है आईक्यू। आईक्यू में क्या-क्या है? संबंध व आंशिक समानता जिसको कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजिक टेस्ट कहा जाता है। समान को चिह्नित करना, स्पॉटिंग आउट ऑफ व्हाट द डिसमिल। श्रृंखला पूरी करने परीक्षण, सीरीज कंपल्सन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट है, टाइम सीक्वेंस सीरीज है, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट है एंड अरेंजिंग इन ऑर्डर है। जो सेकंड पार्ट है इसका उसका नाम है रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंतर्गत समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना,
विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों से सामंजस्य की स्थापना। ये आपका सिलेबस है। अभी ये आपका सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। देखो बच्चों, जितना भारी ये सिलेबस लग रहा है, जितना लंबा-लंबा शब्द इसमें दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब अब मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँगा, तो लगेगा कि सिर्फ़ दिखने में ये बड़ा नाम लगता है। आप अगर इसका नाम देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या पूछा जाता है, समरूपता क्या होता है, समानता क्या होता है? लेकिन जब क्वेश्चन आप देखोगे तब लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। क्या उसी का नाम ये है? एक बार मैं बता दूँ पिछले बार का कट ऑफ क्या था, उससे आप लोगों को इस साल एग्ज़ाम में कितना तैयार होना है इसका पता चल जाएगा। जैसा कि मैं बताया कि इस बार आप लोगों के लिए माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब है आप लोग 150 में 150 क्वेश्चन को टच करो, 150 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, क्योंकि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। पिछले साल जब माइनस मार्किंग था, तब जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो 225 गया हुआ था। ध्यान दो, 225 गया हुआ था जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ, जबकि सीट 60,244 थी। टॉप 225 गया था जब माइनस मार्किंग था, और सीट भी 60,244 थी। इस बार सीट कम हो गया, सीट लगभग 33,000 है, और माइनस मार्किंग भी हो गया। इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से जनरल कैंडिडेट को कम से कम 245-50 नंबर लाना होगा। 245 नंबर तो पक्का लाना होगा। उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए 200 नंबर, 209 है। जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सामने स्क्रीन पे जो कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है, उसमें कम से कम 20 ज़्यादा नंबर का आप टारगेट रखिए। मिनिमम 20 प्लस नंबर आपको उससे ज़्यादा लाना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल इस साल सिक्योर कर लें। मिनिमम 20 प्लस। आप अगर 30 नंबर ज़्यादा लाते हैं, 30 से 40 नंबर, तब तो आप कंफर्म मान के चल सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 नंबर आपको ज़रूर ज़्यादा लाना होगा। तो हम मेरी शुभकामनाएँ है आपके साथ कि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को अच्छे से मेरे साथ ये बैच कीजिए, और देखते रहिए यज्ञ विद्या। यज्ञ विद्या चैनल जो कि आज बच्चा पहली बार देख रहा है, वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। हम आप मिलके ठान लेते हैं कि हम लोगों को सिपाही बनना है। मैं तो अब नहीं बनूँगा, लेकिन आप लोग को मैं बना के रहूँगा, बस उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो जुड़ जाइए एक विद्या से, कल से डेली आपके लिए लेके आऊँगा एक नया बैच, एक नया सब्जेक्ट, एक नया वीडियो। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय-बाय।